नमस्कार दोस्तों ईश्वर जब हमें जन्म देता है तो उसके साथ में हमारे साथ अनेक रिश्ते जुड़ जाते हैं और वो रिश्ते ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त होते हैं, ईश्वर के द्वारा ही बनाए हुए होते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो हम यहाँ आने के बाद, इस भूमि पर जन्म लेने के बाद बनाते हैं, और वो है मित्रता का रिश्ता। और मित्रता का रिश्ता ऐसा है, यदि हम मित्रता को सही तरीके से, सही ढंग से निभाते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी है दो बैलों की कथा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी कहानी का अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था और उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी का बचपन अभावों में बीता, अभावों में अर्थात गरीबी में बीता। वे धनाढ्य परिवार से संबंध नहीं रखते थे, गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ, इसीलिए कहा गया है कि उनका जीवन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। वे ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाए। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसे कहते हैं देशभक्ति। वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो सरकारी नौकरी यदि किसी के हाथ लग जाती है और देशभक्ति की भावना कहीं आती है तो छोड़ना मुश्किल है। लेकिन ऐसी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर इनके हृदय में भरी हुई थी। तो सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया इन्होंने और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए, अर्थात पूरी तरह से लेखन कार्य करने लगे। आगे कहा है इनके बारे में कि प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। समाज को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, और इसका एक तरीका था साहित्य। तो ऐसा मानना था प्रेमचंद जी का कि साहित्य से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। और सीधा सा कहा भी गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, यानी साहित्य में समाज की वास्तविक स्थिति प्रकट होती है, दिखाई देती है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है, यानी उनकी कहानियों में उनके जीवन से जुड़े हुए गांव और शहर के जीवन का चित्रण मिलता है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, यानी उन्होंने ढेर सारी रचनाएं लिखी है कहानियों के रूप में। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है, अपनापन मिला है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। आगे हम बात करते हैं प्रेमचंद जी के बारे में कि सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, यानी ये इस दुनिया से रुखसत हो गए। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। यानी हम उपन्यासों की बात करें, कहानियों की बात करें, तो प्रेमचंद जी ने ढेर सारा उपन्यास और ढेर सारी कहानियां, कथाएं लिखी हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, यानी वे इन पत्रिकाओं में एडिटर भी रहे। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है, अर्थात ढेर सारा साहित्य इन्होंने लिखा है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे, यानी समाज को बदला जा सकता है साहित्य के द्वारा। कहा भी गया है साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी जो समाज में होता है वो घटनाएं, वो हालात, वो परिस्थितियां साहित्य में झलकती है, प्रकट होती है।
उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। यानी जिस गांव में, जिस शहर में वो रहे, वहां के हालात का वर्णन उन्होंने अपनी कथाओं में किया है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। इनके मूल विषयों को देख करके ही लगता है कि प्रेमचंद जी अपने देश के प्रति भक्त थे, अर्थात देशभक्ति की भावना उनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी। यहां दो बैलों की कथा की यदि हम बात करें तो दो बैलों की कथा के लिए कहा गया है कि इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। यानी पशुओं में और किसानों में आपस में कैसा भावनात्मक संबंध होता है, कितना नजदीकी का रिश्ता होता है, इसी कहानी में वर्णन किया है इन्होंने। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है। स्वतंत्रता यूं ही आसानी से नहीं मिलती। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी दो बैलों की कथा की। यहां बैलों की कहानी की शुरुआत करने से पहले कुछ अन्य पशुओं के बारे में कहा गया है जो बैलों की तरह के ही कुछ गुण रखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी कोई मूर्ख प्रवृत्ति का होता है तो हम कहते हैं गधा ही है क्या, तो गधे से उसकी तुलना की जाती है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। सच में गधा बेवकूफ है या नहीं है, या उसमें सहिष्णुता है, सहिष्णुता अर्थात सब कुछ सहन कर लेता है वो, इस कारण उसे यह पदवी दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास की सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। यानी जब कोई गाय किसी बच्चे को जन्म देती है और हम मनुष्य लोग उसके बच्चे से छेड़छाड़ करते हैं तो वो उसको बचाने के लिए सिंगनी का रूप धारण कर लेती है, मारने के लिए दौड़ती है। आगे लिखा है कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। यहाँ कुत्ते की बात की जा रही है, पहले गधे की बात की थी, अब कुत्ते की बात की जा रही है कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जी हाँ, कभी गधे की आंखों में क्रोध का भाव नहीं देखा और कभी गधे को मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा, यानी प्रसन्न होते हुए भी नहीं देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी संतोष की छाया भी दिखाई न देगी। जैसा भी उसको भोजन दे दो खा लेगा। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। यानी वैसाख का महीना, हिंदी महीनों की यदि हम बात करें तो वैसाख के महीने में गधा ऐसा है जो एक बार कुलेल कर लेता है, क्रीड़ा कर लेता है। यानी इसीलिए गधे को वैसाख नंदन कहा गया है। वैसाख में वो थोड़ा मस्ती करने लगता है, लेकिन उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, यानी हमेशा वो दुखी दुखी सा दिखाई देता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। कितनी अजीब बात है, और बात भी कितनी अजीब है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार ऋषि मुनि ऐसे होते हैं कि उनको चाहे सुख हो चाहे दुख हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे हमेशा समान भाव रखते हैं, वैसे ही गुण गधे में है, लेकिन फिर भी लोग गधे को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। सद्गुण है या नहीं है, सच में सहिष्णुता है उसमें, सब कुछ सहन कर लेता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी इंसान ज्यादा सीधा होगा तो ऐसा सीधा होना उसके लिए इस संसार में ठीक नहीं है।
उदाहरण भी दिया है इन्होंने कि देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। ये बात की जा रही है स्वतंत्रता के आंदोलन से पूर्व की। क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जो जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। क्यों? कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, लाइफस्टाइल डाउन हो जाता है उनका। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यहां इंडियंस की, भारतीयों की बात की जा रही है। भारतीय सभ्य नहीं है। जो ऐसी बात करते हैं, क्या उनको पता नहीं है कि सभ्यता का सूरज भारत में ही उगा था? जो सभ्यता और संस्कृति आज भारत में, उसको विदेशी लोग अपना रहे हैं। आगे कहा है कि जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। यानी जापान ने जब युद्ध में जीत हासिल की तो संपूर्ण विश्व ने उसे सभ्य स्वीकार किया, सभ्य मान लिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब आ गए हैं हम बैलों की ओर। बैलों को गुणगान करेंगे, बैलों की चर्चा करेंगे। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, उस कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ, बछिया मतलब बछड़ी, और उसके ताऊ कौन? बैल। तो बछिया के ताऊ बैल के लिए प्रयोग किया गया है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। कौन कह रहे हैं ये बात? मुंशी प्रेमचंद जी। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। यानी जब उसे बैलगाड़ी में या हल में जोता जाता है तब वह अड़ने लगता है, वह आगे नहीं बढ़ता है। इधर चलाया जाता है तो वो उधर चलता है। लेकिन कुछ बैल बहुत अच्छे भी होते हैं और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका ध्यान गधे से थोड़ा नीचा ही है। झूरी काछी, ये एक किसान है, किसान का नाम है झूरी काछी। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। 2 बैल थे झूरी काछी के, उनका नाम था, एक का नाम हीरा, एक का नाम मोती। उन्हीं का वर्णन किया गया है। दोनों पछाई जाति के थे। बैलों की नस्ल होती है सर्वश्रेष्ठ, उत्तम नस्ल होती है पछाई, तो पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ साथ रहते। दोनों में भाईचारा हो गया था, अर्थात दोनों में मित्रता हो गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे, अर्थात बातें किया करते थे। कैसी बात है? मूक भाषा में, गूंगी भाषा में, वो बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक दूसरे की बात को समझ जाते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। जी हां, मनुष्य में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वह एक मनुष्य की बात, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बात को समझ सके। ये संभव नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है। लेकिन इन दोनों बैलों में, हीरा और मोती में, ये शक्ति थी कि एक के मन की बात दूसरा समझ लेता था, जान लेता था। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती ही धोल दप्पा होने लगता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक दोस्तों में धक्का मुक्की या हंसी मजाक नहीं होता है तब तक दोस्ती हल्की ही मानी जाती है, उसमें घनिष्ठता नहीं मानी जाती है, हल्की फुल्की फुसफुसी सी दोस्ती लगती है। तो दोनों में मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी, इतनी मजबूत थी कि दोनों सींग मिला लिया करते थे, विग्रह यानी अलग होने के नाते से नहीं, मस्ती के नाते से। और यदि धोल दप्पा धक्का मुक्की नहीं होती है तो इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जिस वक्त ये दोनों बैल खाली या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रखे। कितनी घनिष्ठता, कितनी नजदीकी, कैसी मित्रता थी इनकी।
कि ये चाहते थे कि दूसरे बैल की गर्दन पर ज्यादा वजन न पड़े, मेरी गर्दन पर ज्यादा वजन रहे। ऐसी धारणा, ऐसा विचार उनके मन में होता था। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। जी हाँ, पशु लोग ऐसे ही होते हैं जो एक दूसरे को चाट करके अपनी थकान को दूर कर लिया करते हैं। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ की बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। कैसी नजदीकी, कैसी मित्रता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी। संयोग की बात क्या हुई, इसी मित्रता के बीच जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई का मतलब बैलों की जोड़ी को अपने ससुराल भेज दिया। ससुराल में कोई काम, खेती बाड़ी का काम ज्यादा था, तो बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। बैलों को लगा कि उनका मालिक जूरी उनको बेच रहा है। उनको पता नहीं था कि क्यों भेजा जा रहा है। और जूरी की पत्नी का भाई यानी जूरी का साला उन दोनों बैलों को लेकर गया, लेकिन उसको अपने घर तक ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी बहुत परेशान किया उन दोनों ने वहां तक पहुंचने में। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते और पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। पगैया अर्थात जो रस्सी बांधने की होती है बैलों को। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, उसे डराते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम में ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। यानी उन दोनों बैलों में स्वामी भक्ति थी। वे दोनों झूरी के पास ही रहना चाहते थे क्योंकि झूरी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था। और वहां ऐसा विचार है उन दोनों के मन में कि यदि हमसे काम कम करवा रहे थे, आपका मन नहीं भर रहा था, तो आप और ज्यादा काम हमसे करवा सकते थे और आपकी चाकरी में, आपकी नौकरी में हमें मर जाना भी कबूल था। तो फिर क्या हुआ उनके साथ में, देखते हैं आगे। वो विचार करते हैं कि हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए, नांद अर्थात जहां चारा डाला जाता है वह स्थान, नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। अर्थात वो नाराज थे, गुस्सा थे, इसलिए उन्होंने चारा नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था अर्थात दुखी थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यानी जिस घर में वे पले बढ़े वो घर आज उनसे छूट गया था। यह घर नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगाने अर्थात पराये से। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा अर्थात तिरछी नजरों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया अर्थात सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले अर्थात जो रस्सियां उनके पैरों में बंधी हुई थी वो तुड़ा ली उन्होंने और घर की तरफ भागे। घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। बहुत ज्यादा पावर उनमें आ गई थी। रस्सी टूट गई। एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। यानी वापस अपने घर पर पहुंच गए, जूरी के पास, अपने मालिक के पास चरनी पर खड़े अर्थात जहां उनको चारा डाला जाता था वहां पहुंच गए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। आधा आधा जो रस्सी थी वह लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। घुटनों तक पांव कीचड़ में इसलिए कि रास्ते में कई जगह नदी या तालाब भी आए होंगे, तो वो उसको पार करते हुए निकले तो उनके पैर कीचड़ में सन गए और विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। स्नेह यानी प्रेम तो था अपने स्वामी के प्रति, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी था। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था।
यानी प्रेम से गले लगना, प्रेमालिंगन और चुंबन। किसान लोग ऐसे ही होते हैं, अपने पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं, और जूरी ने भी ऐसा ही किया, गले लग गया दोनों बैलों के और उनको चुंबन देने लगा। ये दृश्य बहुत ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यानी गांव में ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, यानी बच्चे लोगों ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, यानी खाने की अलग अलग चीजें लेकर के आया और उन दोनों बैलों को दी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे, यानी ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। यानी बैलों को आदमी तक की संख्या दे डाली। और इसका प्रतिवाद यानी इसका विरोध करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, जलना था ही, गुस्से से जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। यानी एक दिन वहां काम करने में जोर आता था इनको और भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? तो जूरी को ये बात गलत लगी कि उसके बैलों को नमक हराम कहा जाता है। नमक हराम अर्थात नमक खा करके अपने ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, नमक हरामी कहलाती है। तो जूरी ने इस बात का विरोध किया, लेकिन स्त्री ने रोब के साथ में कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखें कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। और वही हुआ। मजूर यानी मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, यानी सूखा चारा दिया जाए। कैसी बात हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई इनसे, इन दोनों बैलों से जो वहां से भाग कर आ गए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी नजरों से द्वार की ओर ताकने लगे। यानी उन्हें लगा था कि अभी कोई न कोई आएगा और कुछ स्वादिष्ट भोजन दे जाएगा। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, उसने ऐसा कहा। तो जूरी ने कहा, चुरा कर डाला। मजदूर कहता है, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो मजदूर डर गया। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था, यानी हीरा में सहन शक्ति ज्यादा थी। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, अर्थात उनकी पिटाई की। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों अपने दोनों बैलों को खली, चूनी, सब कुछ दी। यानी अपने कितना भेदभाव है यहाँ। अपने दोनों बैलों को तो खाने का अच्छा दिया, लेकिन उन दोनों बैलों को सूखा चारा डाल दिया। तो ये गलत बात है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, अर्थात बिल्कुल नहीं, पिटाई नहीं करता था इनकी। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार अर्थात बैलों को चलाया जाता है तब बोलते हैं ना, ऐसे करने से दोनों उड़ने लगते थे, अर्थात बहुत अच्छी तरह दौड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही। आहत सम्मान यानी इनका सम्मान जो था उसको भी चोट लगी थी। उस पर मिला सूखा भूसा। ना उनकी तरफ आंख तक न उठाई, जहां चारा डाला हुआ था उधर देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, और इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव तक न उठाया, अपना पांव ही नहीं उठाया।
एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। उसने कहा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। हीरा में सहनशीलता थी, वह बार बार मोती के गुस्से को ठंडा करता था। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा, उसने कहा। दूसरे मित्र ने कहा, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। अब देखिए, एक पशु होकर के धर्म की बात कर रहा है। हमारी जाति का यानी बैलों की जाति का यह धर्म नहीं है कि वो अपने स्वामी को या मनुष्य को मारे। तो पशुओं में भी नैतिक मूल्य है, मोरल वैल्यूज हैं। मोती दिल में ऐड कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। अच्छा किया उसने कोई मारपीट नहीं की, मारपीट करते तो शायद मोती को गुस्सा ज्यादा आ जाता और कोई घायल हो सकता था। उसके तेवर देखकर, यानी मोती के तेवर देख करके उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाला जाना ही मसलहत है, अर्थात सही रहेगा कि अभी हम इसके साथ छेड़छाड़ न करें। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस पंक्ति पर गौर करेंगे, यानी एक रोटी से उन बैलों का पेट तो क्या भरने वाला था, लेकिन उस रोटी से उन्हें लगा भी कि इस घर में भी किसी सज्जन का वास है, कोई सज्जन व्यक्ति रहता है और उन दोनों बैलों के विषय में सोचता है, उन दोनों के कष्ट को पहचानता है। तो उस रोटी से उनके हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, अपनापन हो गया था। दोनों की स्थिति एक जैसी थी। उस लड़की की मां नहीं थी और इन बैलों का स्वामी नहीं था, और जो था वो उनको मारता था। इसलिए दोनों में एक आत्मीयता, अपनापन का संबंध बन गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दुर्बल न होते थे, कमजोर नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, गुस्सा भरा हुआ था, बदले की भावना भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। दूसरे ने कहा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। उसने कहा, ये बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मार दी है। तो उसने कहा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो? कितनी गजब की बात, कितनी महत्व की बात इन्होंने कही है कि पशु होकर के उसके मन में ये भावना है कि एक औरत जात पर हाथ नहीं उठाया जाता, सींग नहीं उठाया जाता, और मनुष्य एक पुरुष होकर के नारी पर हाथ उठा लेता है। कितनी गलत बात है। तो प्रेमचंद जी के हृदय में स्त्री के प्रति सम्मान की भावना यहां भी प्रकट हुई है, चाहे वो पशुओं के द्वारा ही क्यों न हो। तो उन्होंने विचार किया कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। आगे कहा कि तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चले।
तो दूसरे मित्र ने कहा कि हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो उसने कहा, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। तो ऐसा ही हुआ। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। जब पशुओं से कोई प्रेम करता है तो उनकी पूंछें खड़ी हो जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं पशु। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इन दोनों की नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। नाथ अर्थात नाक में से रस्सी, नाक में छेद करके रस्सी डाल दी जाती है, जिससे बैलों को वश में रखा जा सकता है। उस लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने गराम खोल दिया। गराम अर्थात जो रस्सी गले में बंधी हुई थी खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। अब देखो दोनों की समझदारी, क्योंकि वो ही उन बैलों के निकट जाती थी, इसलिए इसी पर शक करेंगे और इसकी पिटाई हो जाएगी। सहसा बालिका चिल्लाई। बालिका को पता था कि ऐसे जाने वाले नहीं है। चिल्लाई। क्या कहा उसने? दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा, यानी वापस आ गया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान तक न रहा, यानी उन्हें रास्ते का पता तक नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं, रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहासा भागे, अर्थात बुरी तरह से भागे। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? एक बार फिर से धर्म की बात पशुओं के मन में आ गई है। ऐसी यदि भावना इंसान में भी हो, धर्म की बात, यानी किसी जीव की हत्या न करने की बात उनके मन में आए, तो आज कैसा राम राज्य हो जाएगा। संपूर्ण सृष्टि प्रेममय हो जाएगी, सब तरफ शांति और प्रेम का वातावरण होगा। तो क्या हुआ उन दोनों बैलों के साथ में? उसे मारते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन क्या हम अपना धर्म छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, भूख लग रही थी दोनों को। खेत में मटर खड़ी थी, अर्थात मटर की फसल थी। खेत में चरने लगे। रह रहकर आहट लेते थे कि कोई आता तो नहीं है, सुन लेते थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया कि अब तो स्वतंत्र हो गए, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे अर्थात मस्ती करने लगे एक दूसरे के साथ में। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध भी आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया, अर्थात उससे दूर हट गया। ये था दूसरा भाग। बढ़ते आगे तीसरे भाग की ओर। अरे यह क्या! जब वे मस्ती कर रहे थे उसके कुछ समय बाद कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। सांड जब आवाज करता है तो उसको डोंकना कहते, तो सांड जो है वो डोंकता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड की है। वे सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, अर्थात देखने लगे कि अब क्या करना है। सांड पूरा हाथी है, यानी पूरा विशालकाय है, बड़ा है। उससे भिड़ना, जान से हाथ धोना है। दोनों बैल ही तो ठहरे, सांड तो बहुत ताकतवर होता है। लेकिन हुआ क्या? लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। यदि वो भिड़ेंगे नहीं, उससे मुकाबला नहीं करेंगे, तो जान बचती हुई नजर नहीं आती है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा,
अपने घमंड में भूला हुआ है। और जो विनती न सुनेगा, यानी हम कोई प्रार्थना करेंगे, कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो वो सुनने वाला नहीं है। भाग क्यों न चलें? तो दूसरे ने कहा भागना कायरता है, हम लोग कायर नहीं है, तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, ऐसा उसने कहा। तो दूसरे मित्र ने कहा और जो दौड़ाए, यदि वो दौड़ाएगा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेता हूं, तुम पीछे से रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है, इसी उपाय से हम बच सकते हैं। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, अर्थात एक से ज्यादा शत्रुओं से लड़ने का अनुभव उसको नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर देते ही न थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने उसके पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, क्योंकि जीत उनकी हो गई थी, इसलिए झूमते हुए चले जाते थे। आगे फिर क्या हुआ देखते हैं। आगे मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। बच्चा किसको कहा है? यहां सांड के लिए कहा गया है। हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। तो मित्र ने कहा कि ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। यानी उन्होंने इतनी मेहनत की थी, परिश्रम किया था, युद्ध किया था, इसलिए उनको फिर से भूख लगने लगी थी, तो पहले कुछ खा लें। उन्होंने ऐसा विचार किया, कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत तो था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। वापस उस खेत में चरने लगे। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, तो सींचे हुए खेत में मिट्टी गीली होती है तो भागना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी यानी अपना मित्र संकट में है तो लौट पड़ा, वो भी वापस आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। और कांजी हाउस क्या होता है? आवारा पशुओं को इकट्ठा किया जाता है और उस कांजी हाउस में रखा जाता है, तो उनको कांजी हाउस में बंद कर लिया गया। तो वहां की स्थिति क्या थी? दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा, ऐसा अनुभव हुआ कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में न आता था कि ये कैसा स्वामी है कि हमें पकड़ तो लिया लेकिन कुछ खाने को नहीं दे रहा है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहां कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। पड़ना था ही, जब खाने को नहीं मिलेगा तो शरीर निढाल होकर के गिर जाएगा। शरीर में शक्ति कहां से होगी? कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़ी भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों ने फाटक की ओर टकटकी लगाए देखा, ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती? नमकीन मिट्टी को चाटने से, दीवार की मिट्टी को चाटने से पेट थोड़े ही भरने वाला था। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी कि अब तो गुस्सा बहुत बढ़ गया है, ऐसे कैसे काम चलेगा। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण ही निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई। हीरा ने कहा, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए।
आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बात पर अकड़ते थे। तो उसने कहा कि सारी अकड़ निकल गई, बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था कि अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दी और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, यानी दीवार की एक परत निकल गई। फिर तो उसका साहस बढ़ा। यदि हम कोई परिश्रम करते हैं, कोई मेहनत करते हैं और उसका कोई परिणाम निकलता है, कोई रिजल्ट आता है अच्छा, तो हमारा जोश और उत्साह दुगना हो जाता है। तो हीरा के साथ में भी ऐसा हुआ कि उसका जोश बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। उल्टा हो गया, पहले तो पिटाई हुई और फिर रस्सी से और बांध दिया गया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? हमने बूते भर जोर मार दिया, यानी जितना बल जितनी ताकत मुझ में थी उतना जोर मैंने मार दिया। तो उसको जवाब मिला कि ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। तो उसने कहा कि जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए। तो उसने कहा जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहां बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, यानी किसी की भी शरीर में ताकत अब नहीं बची है। यदि दीवार टूट जाती तो कितने लोग स्वतंत्र हो जाते, कितने जानवर, कितने प्राणी, कितने पशु भाई स्वतंत्र हो जाते, उनकी जान बच जाती। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो कहता है कि हाँ ये बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूं। अब दूसरा भी तैयार हो गया। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा कर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, यानी किसी बराबर के शत्रु से लड़ रहा हो। तो उसमें जोश आ गया। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। दीवार गिर गई, ये सुसंकेत था। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, सावचेत हो गए, एक्टिव हो गए, जाग गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकले। तीनों घोड़ियां थी वहां से भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा जो कहीं फिर से पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, अभी तो तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम तो अभी तो भाग सकते हो। तो आप तो जानते हैं गधे तो गधे ही होते हैं। तो उन्होंने कहा फिर से पकड़ लिए गए तो फिर उसने कहा कि हमें तो डर लगता है। गधे ने कहा हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों साथ साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा बहुत बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। अब देखिए यहां भी उन दोनों में परोपकार की भावना है। अब भी उनके हृदय में ऐसा है कि कम से कम 9-10 प्राणियों की तो जान बची गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही। और ऐसा होता है यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करते हैं, और ऐसा ही हुआ इन दोनों के साथ में। देखते हैं आगे क्या हुआ। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब
अपने बंधु के पास आकर सो रहा, अर्थात वहां आकर के सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। खलबली मचनी ही थी, इतने सारे पशु, इतने सारे जानवर अचानक वहां से पलायन कर गए थे, गायब हो गए थे। खलबली मचनी ही थी, इसके लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, अर्थात उसकी अच्छी से पिटाई हुई और उसे और भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण, एक तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। उस पानी की बदौलत वो जीवित थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी, अर्थात उनकी हड्डियां जो है वो बाहर निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। आखिर ये क्या चक्कर था? लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। यानी वो चेक कर रहा था कि कितना मांस इनमें बाकी है। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। यानी वो समझ गए थे कि इनको अब कत्ल खाने ले जाया जा रहा है। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत, अर्थात डरी हुई, भय से भरी हुई नजरों से, नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, यानी गलत, बेकार में ही भागे, अब जान न बचेगी। यानी वो ऐसा व्यक्ति था जो उनको ले जा करके कत्ल खाने में बेचने वाले था। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे, अर्थात भगवान के पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? अभी भी उन दोनों को विश्वास है कि एक बार लड़की के रूप में बचाया था तो अब भी बचाने के लिए जरूर आएंगे। यह है आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। दूसरे ने कहा, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ ही जाएंगे। अब देखिए यहां भी इन दोनों का विचार कैसा है, हमारा शरीर किसी न किसी के काम में जरूर आएगा। तो यहां परोपकार की भावना भी झलक रही है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ कहलाता है गुच्छा समूह, गाय बैलों का एक समूह हरे हरे हार में, हरे हरे खेत में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, अर्थात स्वस्थ थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से पागुर करता था। पागुर जुगाली करना, चारा खा करके जुगाली करते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। वैसे कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, ऐसा सोच रहे थे मोती और हीरा। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथ, बधिक अर्थात शिकारी के हाथ कैसे पड़े हुए हैं, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। यानी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि यह तो कोई देखा हुआ सा रास्ता दिखाई दे रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, यानी रास्ता वो पहचान गए। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया, यानी अपना ही खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यानी हल चलाते थे और राहट जिससे पानी निकाला जाता है वो चलाने के लिए आया करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, नगीच अर्थात नजदीक आ गया, करीब आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। दूसरे ने कहा, ये जाने देगा? तो जवाब मिला, इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं, दौड़कर थान पर चलो। थान अर्थात
जहाँ चारा डाला जाता है वहाँ पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे, वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ से आगे नहीं चलेंगे। दोनों प्रसन्न तो थे ही, दोनों उन्मत्त होकर, उन्मत्त अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र होकर के बछड़ों की बाती कुलेले करते हुए उछलते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। दड़ियल कौन? वह कसाई दौड़ा दौड़ा चला आ रहा था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, सर्दियों का समय था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। दोनों मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। यानी तुम्हारे बैल कैसे हुए? मैं तो मवेशी खाने से नीलामी में इनको छुड़ा करके लाया हूं। तो जूरी कहता है, मैं तो समझा चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। तो उसने कहा, मेरे बैल के मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। जूरी ने कहा, ये किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है मेरे पास कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। इसके बाद क्या हुआ? क्या बैल दड़ियल ले जा पाया? देखते हैं आगे। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। ऐसा वीर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, वैसे वहां खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। तो उसने कहा कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, अर्थात उसको मारता जरूर। अब न आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। तो कहा, जो गोली मरवा दे। तो उसने कहा कि मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। ऐसा विचार था दोनों का। हमारी जान की कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नान में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, क्योंकि ये घटना स्मरणीय थी, याद करने योग्य थी, याद रखने योग्य थी। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, अर्थात सारा गांव उत्साह से भर गया हो, सभी लोग प्रसन्नता से भर गए थे, ऐसा महसूस हुआ। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो कितनी अच्छी बात है, यानी मालकिन के मन में, मालकिन के हृदय में भी ऐसा भाव था, प्रेम का भाव था उन दोनों पशुओं के, उन दोनों बैलों के प्रति। तो देखा आपने किस प्रकार बैलों में और किसान में आत्मीयता का संबंध है, अपनापन है, किस प्रकार एक दूसरे को प्रेम करते हैं। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने एक तो मित्रता का जो संबंध है उसको प्रकट किया है कि किस प्रकार एक संकट में एक मित्र दूसरे मित्र का साथ देता है। दूसरा, एक बात और सीखी है हमने कि यदि हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है तो स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। यूं ही सहज में स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो हम भी इस प्रकार की मित्रता का निर्वाह करें और हमें जो स्वतंत्रता मिल गई है उसकी रक्षा करेंगे, उसको बचा कर रखेंगे, क्योंकि आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इस वर्तमान हालात में चारों ओर हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर शत्रु, हमारे चारों ओर जितने भी देश हैं सब ओर सभी हमारे शत्रु के रूप में आक्रमण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो यदि हम हमारे देश में सद्भाव बनाए रखेंगे, प्रेमपूर्ण वातावरण बनाए रखेंगे, तो हम हमारी स्वतंत्रता को कायम रख पाएंगे, अन्यथा ये हमारे हाथ से फिसलती चली जाएगी। उम्मीद है ये दोनों बैलों की कथा, दो बैलों की कथा आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी।
मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.